कहते हैं बनारस की साड़ियाँ और बनारस के पान दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। काशी, बनारस या वाराणसी एक ऐसा शहर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शोभित। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर बनारस में। इस वीडियो में आप जानेंगे बनारस घूमने का बेस्ट टाइम क्या है, यहाँ के प्रसिद्ध घाट और मंदिर कौन से हैं, फेमस स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के लिए बेस्ट मार्केट कौन सा है, यहाँ के होटल, धर्मशाला, ट्रैवल टिप्स और बजट प्लानिंग, पूरा तरीका बताऊंगा आपको बनारस घूमने का। और वो सब कुछ जो एक परफेक्ट बनारस ट्रिप के लिए जरूरी है। चाहे आप पहली बार बनारस आ रहे हो या दूसरी तीसरी बार, आपको बहुत सी नई जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएंगी। आज मैं आपको बनारस की प्रसिद्ध 28 जगहों पर लेकर चलूंगा। यहाँ की प्रसिद्ध 28 जगह घुमाऊंगा। मात्र 2 दिन में एक रात रुककर आप पूरा वाराणसी घूम सकते हैं। अगर आपने ये 28 जगह घूम ली तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरा बनारस घूम लिया, पूरा वाराणसी घूम लिया। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जाना न जाना बाद की बात है, अब घर बैठे पूरा बनारस घूम लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मेरे साथ चलते हैं बनारस। अभी हम हैं वाराणसी में और जोर से जयकारा लगाओ, हर 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 वंदे भारत माता की जय श्री राम। नमो पार्वती पते। सबसे पहले बात करते हैं कि बनारस कैसे पहुंचा जाए। अगर आप भाई एयर आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सिटी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एयरपोर्ट से मेन सिटी तक आने के लिए आप टैक्सी, कैब का सहारा ले सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो वाराणसी में 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक तो वाराणसी जंक्शन, जिसे वाराणसी कैंट नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है वाराणसी सिटी। दोनों ही रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से रेल मार्ग से अच्छे से जुड़े हुए हैं। रोजाना सैकड़ों ट्रेन वाराणसी आती हैं। ये नजारा है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर का। स्टेशन के बाहर ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कैब आसानी से मिल जाती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, लगभग हर मेजर सिटी से वाराणसी के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, और ये ऑप्शन सबसे बजट फ्रेंडली माना जाता है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं, बस से आना चाहते हैं, अगर आसपास के किसी सिटी में रहते हैं, तो रोड रूट बहुत अच्छा है। आप आराम से वाराणसी, बनारस घूमने आ सकते हैं। UPSRTC और प्राइवेट बस रेगुलर चलती रहती है। वाराणसी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पास में ही मौजूद है। एक दूसरे से दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। आप चाहे तो सेल्फ ड्राइव करके या कैब लेकर भी बनारस घूमने आ सकते हैं। एक और रास्ता है बनारस पहुंचने का, वो है रिवर रूट। आप गंगा जी के रास्ते से भी बनारस घूमने आ सकते हैं। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। कभी कभी गंगा रिवर क्रूज प्रयागराज से वाराणसी के बीच में अवेलेबल रहता है। अगर आप प्रयागराज में मौजूद हैं तो उस क्रूज के थ्रू भी वाराणसी घूमने आ सकते हैं। लेकिन ये एक रेगुलर ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन टूरिज्म के लिए काफी स्पेशल एक्सपीरियंस हो जाता है। वाराणसी या बनारस या काशी एक ऐसा शहर है जो दुनिया का सबसे पुराना और जीवित शहर माना जाता है। वाराणसी में पहुंचने के बाद ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कैब, पैडल रिक्शा, बहुत सारे ऑप्शन हैं सिटी में ट्रेवल करने के लिए। तो ये है कुछ तरीके बनारस पहुंचने के। अब बात आती है कि बनारस आने के बाद रुके कहाँ। देखिए, बनारस या वाराणसी या फिर आप कह सकते हैं काशी, यहाँ पर कुल गंगा जी के किनारे 85 घाट हैं, और इन सभी घाट के किनारे किनारे बहुत सारे होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। आप कहीं भी किसी भी घाट के आसपास रुक सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे घूमना है वहां से। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन के आसपास या सिटी में कहीं भी कोई होटल ले सकते हैं। घूमने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर होटल के किराए की बात करें तो जनरली 800-1000 रुपए से शुरुआत हो जाती है, जो 5-6 हजार या कभी कभी उससे भी ज्यादा यहाँ पर किराया हो जाता है। डिपेंड सीजन पर करता है। विंटर्स में अगर आप यहाँ आएंगे, सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। उसी वजह से होटल के किराए भी बढ़ जाते हैं। मैं इस बार जब वाराणसी घूमने गया तो मैं रुका इस बार कामाख्या रोड पर। यहाँ मेरे होटल से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर, 10 अश्वमेध घाट की दूरी भी करीब करीब 3 किलोमीटर थी। लेकिन मैंने इस जगह रुक कर भी पूरा वाराणसी, पूरा बनारस बहुत आसानी से घूमा। कैसे घूमा, आइए जानते हैं। मैं आपको यहाँ की प्रसिद्ध 28 जगहों पर लेकर चलूंगा, तो आराम से दिल थाम के बैठ जाइए और घूमिए मेरे साथ
बनारस। कामाख्या रोड पर जहां मैं रुका वहां से मात्र 600 मीटर की दूरी पर एक वाराणसी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। तो लिस्ट में नंबर 28 पर है श्री भकुट भैरव मंदिर। मैं पैदल ही बाय वॉक मंदिर तक गया। ये मंदिर जाने वाला रास्ता है और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। भकुट भैरव मंदिर बनारस का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी आपको दर्शन करने आना चाहिए और मेरे होटल से तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। भैरव बाबा का मंदिर हो और वहाँ कुत्ते नजर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद मैं अगले स्पॉट की ओर निकल पड़ा। लिस्ट में नंबर 27 पर है श्री कामाख्या देवी मंदिर। भकुट भैरव मंदिर से मात्र 70 मीटर की दूरी पर ही ये मंदिर था। मंदिर के बाहर बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। वहीं बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी था। लोगों ने यहाँ बैठकर फोटोग्राफी की। हम मंदिर में दर्शन करने भी गए। ये भी बनारस का एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर तो आसाम गुवाहाटी में है, लेकिन अभी मैं वाराणसी के श्री कामाख्या देवी मंदिर में मौजूद था। अब बारी थी बनारस की आगे की यात्रा की। अब मुझे दर्शन करने थे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। लिस्ट में नंबर 26 पर है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। श्री कामाख्या देवी मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। मैंने यहाँ से ई रिक्शा लिया और मात्र 20 रुपए एक पैसेंजर का देकर मैं पहुंचा गदौलिया चौक। ये नज़ारा है गदौलिया चौराहे का। ये वाराणसी का एक मुख्य चौराहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ से एक रास्ता काल भैरव मंदिर के लिए, एक रास्ता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए और एक रास्ता 10 अश्वमेध घाट की तरफ जाता है। मैं यहाँ खड़े होकर बहुत सी अलग अलग जगहों पर घूमने जाने वाला था। कैसे कैसे घूमना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये जो मेन मार्केट देख रहे हैं यही रास्ता मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर तक लेकर जाएगा। ये यहाँ का एक मेन मार्केट है। विश्वनाथ गली से होते हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। मेन मार्केट से पतली पतली गलियों से होते हुए मैं आगे बढ़ा। इन छोटे छोटे रास्तों पर फूल प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के कुछ नियम हैं। नियम ये है कि आपका मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच अंदर नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था भी है। मैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में गेट नंबर 1 से जाने वाला था। गेट से जस्ट पहले ही फूल प्रसाद की दुकानें भी थी और वहीं पर मैंने अपना फोन और कैमरा रखा। यहीं पर आप अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं, बस आपको इनसे प्रसाद लेना होगा। बहुत इजी प्रोसीजर है। फिर मैं चला काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, कारण यही है कि अंदर फोन और कैमरा अलाउ नहीं है और ये सही भी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक मंदिर के पास में ही अन्नपूर्णा मंदिर भी है, वहाँ भी आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। लिस्ट में नंबर 25 पर है श्री अन्नपूर्णा देवी मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही है। दोनों मंदिरों में बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पास में ही एक अन्नपूर्णा रसोई भी है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोनों मंदिरों में दर्शन किए। उसके बाद मैं वापस आया प्रसाद काउंटर पर। वहां से अपना फोन और कैमरा वापस लिया और फिर निकल पड़ा आगे की यात्रा पर। लिस्ट में नंबर 24 पर है श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर से मात्र 220 मीटर की दूरी पर ही था। मैं पैदल मंदिर तक पहुंचा। यहाँ मैंने शक्तिपीठ के दर्शन किए। लिस्ट में नंबर 23 पर है नेपाली मंदिर। विशालाक्षी शक्तिपीठ से मात्र करीब 300 से 350 मीटर की दूरी पर ही नेपाली मंदिर था और ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। ललिता घाट पर मौजूद नेपाली मंदिर का आर्किटेक्ट पूरी तरह से डिफरेंट था। आप भी यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 22 पर है श्री पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाली मंदिर से मात्र 40 मीटर की दूरी पर ही था। एकदम पास में ही दोनों मंदिर हैं। यहाँ भी आपको दर्शन जरूर करने चाहिए और ये जितनी भी मंदिर में दर्शन करा रहा हूँ यहाँ आप पैदल बाय वॉक ही कर सकते हैं, क्योंकि दूरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं है। छोटे छोटे पतली गलियों से हम इन मंदिरों में दर्शन करेंगे। यहाँ किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता है। लिस्ट में नंबर 21 पर है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मैं पहुंचा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने के लिए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। बहुत सुंदर ये कॉरिडोर है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। कुछ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए कॉरिडोर के रास्ते से ही आते हैं। गंगा जी में नाव की सवारी करते हुए
कॉरिडोर तक पहुंचते हैं और ललिता घाट से होते हुए कॉरिडोर से होते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये नजारा देखो आप, ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का ही है। इस कॉरिडोर में ही क्लॉक रूम की भी व्यवस्था है। आप आपका लगेज, फोन, कैमरा, जूते चप्पल भी यहाँ जमा कर सकते हैं और दर्शन करने जा सकते हैं। कॉरिडोर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कैमरा और फोन ले जाने की परमिशन है। हालांकि मंदिर में आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कॉरिडोर में बहुत लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते रहते हैं क्योंकि ये है ही बहुत सुंदर। कॉरिडोर घूमने के बाद अब प्लान था गंगा जी में नाव की सवारी करने का। तो हमने प्लान किया कि गंगा जी के किनारे चलते हैं और नाव की सवारी करते हैं। और हम पहुंचे मणिकर्णिका घाट के पास, जहां से हम नाव की सवारी करने वाले थे। वाराणसी के प्रसिद्ध 85 घाट घूमने वाले थे। शाम का वक्त था तो हम पहुंचे गंगा जी के घाट पर। लिस्ट में नंबर 20 पर है वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा, 85 घाटों की यात्रा, जिसे हम नाव से करने वाले थे। अभी मैं मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट मोक्ष घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्याओं में चिता दहन चलता रहता है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर दाह संस्कार किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताया ये भी जाता है कैलाश मानसरोवर के बाद भोले बाबा और माता पार्वती यहीं पर विराजमान है। इसी घाट के दूसरी तरफ से हमें नाव की सवारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। बनारस में वैसे तो 85 घाट है, लेकिन हमें नाव मिली मणिकर्णिका घाट के पास से। यहाँ से हम जाने वाले थे 80 घाट की तरफ और मणिकर्णिका घाट से 80 घाट के बीच में करीब 42 अलग अलग घाट हैं। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक बोट का किराया शेयरिंग में करीब 175 रुपए रहता है। ये सरकारी रेट है। स्क्रीन पर आप नाव की रेट लिस्ट देख रहे हैं। कुछ इस तरह किराया रहता है यहाँ पर नाव का। बाकी अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है नगर निगम वाराणसी के। नाव के किराए से संबंधित कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट के बीच के 42 घाटों की हमने यात्रा की। रात का समय हो चुका था, सर्दियों की रात थी तो दिन जल्दी छिप चुका था। और खूबसूरत गंगा जी में नाव की सवारी का आनंद लिया। बहुत से अलग अलग खूबसूरत घाट हमने देखे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले एक महल था, अब एक होटल में तब्दील हो चुका है। इस होटल का किराया एक रात का ही करीब 50,000 रुपए है। गंगा जी में नाव की सवारी आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं। दिन में गंगा जी नाव की सवारी का एक अलग आनंद है, लेकिन रात में खूबसूरती कुछ अलग देखने के लिए मिलती है। तो दोनों समय नाव की यात्रा का एक अलग ही आनंद है। हम रात में इसलिए निकले क्योंकि हमें नाव में बैठकर गंगा जी की आरती देखनी थी। नाव की सवारी करते हुए हम आगे बढ़े और पहुंचे 80 घाट पर। गंगा जी की आरती का आनंद लिया। अगर आप नाव की सवारी करना चाहते हैं और पर्सनल बोट लेना चाहते हैं तो 1000 से 1200 रुपए में पर्सनल नाव भी मिल जाती है, जिसे पतवार से चलाया जाता है। वो भी आप ले सकते हैं। दिन में नाव की सवारी का एक अलग मजा है और रात में नाव की सवारी का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। गंगा जी में नाव की सवारी करने के बाद यात्रा पे आगे निकलने का समय हो चुका था। नाव की सवारी करने के बाद अब आगे की यात्रा पर जाने का समय हो चुका था। गंगा जी की आरती देखने के बाद नाव से रिटर्न आते वक्त हम उतरे ललिता घाट पर। रात के करीब 7:45 से 8 बज चुके थे और अब कुछ और देखना बाकी था। तो लिस्ट में नंबर 19 पर है बनारस का प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो, जो ललिता घाट पर आयोजित किया जाता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये यहाँ का प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा था, आप भी इसे मिस मत करिएगा। रात में करीब 7:30 से 8 बजे के आसपास लाइट एंड साउंड शो चलाया जाता है। बनारस की, वाराणसी की, या कह लीजिए श्री काशी विश्वनाथ के पूरे इतिहास को लाइट एंड साउंड शो में दिखाया गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपका रहेगा ये लाइट एंड साउंड शो। कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूँ इस शो की। विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवा। लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद मैं बढ़ा आगे की यात्रा पर। लिस्ट में नंबर 18 पर है श्री काल भैरव मंदिर। ललिता घाट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री काल भैरव मंदिर है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, गलियों से निकल कर जाएंगे तो और छोटा हो जाता है। अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो 20 रुपए में वो आपको काल भैरव मंदिर ड्रॉप कर देंगे। ये नज़ारा है श्री काल भैरव मंदिर का।
कहते हैं कि अगर आप वाराणसी आते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं तो आपको श्री काल भैरव मंदिर भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो मैं आ पहुंचा श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। काल भैरव मंदिर दर्शन के बाद हमारा आज का दिन पूरा हो चुका था। अब समय था वापस होटल जाने का। 20 रुपए ई रिक्शा वाले को दिए और मैं पहुंच गया अपने होटल में। एक दिन की ये यात्रा बहुत यादगार रही। सुबह 9 से 9:30 बजे मैं वाराणसी जंक्शन पहुंच चुका था। फटाफट मैंने होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े आज के टूर पर। आज का टूर बहुत शानदार रहा। अब समय था आराम करने का, क्योंकि डे 2 में मुझे दूसरी जगहों पर भी घूमने जाना था। आज मेरा बनारस में दूसरा दिन था। आज मैं यहाँ की कुछ दूसरी जगहों पर घूमने जाने वाला था, जिसमें सबसे पहले थी सारनाथ यात्रा। कामाख्या रोड पर जहाँ मेरा होटल था वहाँ से सारनाथ की दूरी करीब 10 से 11 किलोमीटर है। इसके लिए मुझे किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की, किसी न किसी व्हीकल की जरूरत थी। वो व्हीकल ऐसा होना चाहिए था जिसमें मुझे समय कम लगे, वाराणसी के भीड़ भाड़ से बच के मैं इस पूरे टूर को कर सकूं, मुझे घंटों जाम में इंतजार ना करना पड़े। तो तरीके थे 3, एक ई रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा और एक कैब। कैब लेता तो मैं घंटों जाम में लगने वाला था, ऑटो लेता तो भी यही होने वाला था। मैंने लिया यहाँ से ई रिक्शा, जो वाराणसी के छोटे छोटे रास्तों से होते हुए मुझे टूर कराने वाले थे। इसमें कितना खर्चा हुआ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो डे 2 में मैं अपने होटल से निकला सारनाथ यात्रा पर, लेकिन उससे पहले मैं पहुंचा यहाँ के एक प्रसिद्ध भारत माता मंदिर में। तो लिस्ट में नंबर 17 पर है भारत माता मंदिर। मेरे होटल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मंदिर था। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। यहाँ आप भारत के भौगोलिक मानचित्र को जमीन पर बने हुए देखेंगे। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और मंदिर भी बहुत बड़ा है। पूरे वाराणसी में ये अकेला एक ऐसा भौगोलिक मंदिर है। यहाँ आना भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। आप भी इसे मिस मत करिएगा। भारत माता मंदिर के बाद मैं एग्जैक्ट सारनाथ की यात्रा पर निकला और पहुंचा सीधा सारनाथ, जहां मैं सबसे पहले पहुंचा चौखंडी स्तूप। तो लिस्ट में नंबर 16 पर है चौखंडी स्तूप। ये जो नजारा आप देख रहे हैं चौखंडी स्तूप का है। 20 रुपए एंट्री टिकट रहता है। आप एंट्री टिकट लीजिए और चौखंडी स्तूप घूमने जा सकते हैं। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट था। तो लिस्ट में नंबर 15 पर है थाई टेम्पल। ये नज़ारा थाई मंदिर का है। बहुत सुंदर मंदिर है। आप आराम से यहाँ 1 घंटा बिता सकते हैं। मैं भी यहाँ घूमने आया। कोई एंट्री टिकट नहीं है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर को थाईलैंड सरकार चलाती है और मंदिर वाराणसी में है। बहुत अच्छा अनुभव दिया मुझे इस थाई मंदिर ने भी। यहाँ लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची स्टैचू मौजूद है। आप भी यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। बहुत लोग यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। मंदिर के ठीक बाहर ही एक खूबसूरत बाजार भी है। कुछ खरीदारी करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 14 पर है सारनाथ म्यूजियम। थाई मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। सारनाथ म्यूजियम में 5 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। चाहे तो काउंटर से खरीद सकते हैं, चाहे वहाँ QR कोड स्कैन करके भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप म्यूजियम में भी विजिट जरूर करिएगा। लिस्ट में नंबर 13 पर है बुद्धा थीम पार्क। म्यूजियम के ठीक पास में ही है, करीब 400-500 मीटर की दूरी पर। यहाँ 20 रुपए एंट्री टिकट रहता है। अगर आप QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन लेते हैं, काउंटर से टिकट लेंगे तो 25 रुपए एंट्री टिकट रहता है। आप थीम पार्क भी जरूर देखने जाइएगा। बहुत ऐतिहासिक जगह है। सारनाथ की सबसे मस्ट विजिटिंग प्लेस है बुद्धा थीम पार्क। आप यहाँ जरूर विजिट करिएगा। इस थीम पार्क के अंदर ही अशोक स्तंभ मौजूद है, जिसे इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा। वो आप सारनाथ के बुद्धा थीम पार्क के अंदर देखेंगे। लिस्ट में नंबर 12 पर है धामिक स्तूप, जो थीम पार्क के अंदर ही है। ये भी बहुत शानदार और ऐतिहासिक जगह है। इसे भी आपको देखने जरूर आना चाहिए। सारनाथ की इस यात्रा के बाद आप यहाँ की बनारसी साड़ी, बनारसी शेरवानी फैक्ट्री में विजिट करना मत भूलिएगा। तो लिस्ट में नंबर 11 पर है बनारस की साड़ी फैक्ट्री। ये नज़ारा यहाँ की एक फैक्ट्री का है। यहाँ पर हाथों से बनारसी साड़ी को तैयार किया जाता है। इसे देखना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप चाहे तो यहाँ से साड़ी की, शेरवानी की या किसी भी तरह के यहाँ के मैन्युफैक्चर्ड कपड़ों को खरीद कर ले जा सकते हैं। सारनाथ में और वाराणसी की बहुत अलग अलग जगहों पर ये इस तरह की फैक्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लिस्ट में नंबर 10 पर है सर्वेद महामंदिर धाम। सारनाथ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है। वाराणसी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अभी कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लगता है और दूर से ही, रोड से ही ये मंदिर दिख जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए।
मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। मोबाइल फोन आप ले जा सकते हैं, फोटोग्राफी आप मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन कैमरा अंदर नहीं ले जा पाएंगे। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। सच बताऊं तो आप कुछ क्षण के लिए तो मंदिर को देखते ही रह जाएंगे। जैसे आप मंदिर में एंटर करेंगे, आसपास की दीवारें, यहाँ की छत बहुत खूबसूरत है। बेसिकली इस मंदिर को मेडिटेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है। आप यहाँ आकर मेडिटेशन सीख भी सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है बनारस का। आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। तो इस तरह से सारनाथ यात्रा और सर्ववेद महामंदिर की यात्रा पूरी हो जाती है। इस पूरी यात्रा को करने के बाद मैं वापस वाराणसी अपने होटल पहुंचा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे टूर में कितना खर्चा हुआ। देखिए, अगर आप कैब लेते हैं तो कैब वाले 1500 से 2000 रुपए ले लेंगे, और वाराणसी के भयंकर जाम में से होकर आपको निकलना पड़ेगा, तो समय भी काफी ज्यादा लग जाएगा। अगर आप ऑटो रिक्शा लेते हैं तो वो भी एक ठीक ऑप्शन है, करीब 800-900 रुपए उसमें लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका समय कम लगेगा, क्योंकि वो वाराणसी के छोटे छोटे रास्तों से होकर निकल जाते हैं और बजट में काम हो जाता है। मात्र 600 रुपए लिए ई रिक्शा वालों ने, और हमें ये पूरा टूर करा दिया। सच बताऊं तो इसमें ई रिक्शा में भी 4 से 5 लोग बैठ जाते हैं, तो पर पर्सन कॉस्ट तो बहुत कम हो जाती है। सारनाथ यात्रा और सर्ववेद महामंदिर यात्रा को करने में मुझे करीब 4.5 से 5 घंटे लगे। मैं सुबह 9 बजे निकला और वापस 2 बजे अपने होटल आ गया। तो ये वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही शानदार लगा। आप इस तरह से एक बार यात्रा जरूर करिएगा। 2 बजे होटल पहुंचा, 2-3 घंटे मैंने आराम किया और अब निकल पड़ा मैं आगे की यात्रा पर। अब मैं करने वाला था वाराणसी का बनारस का लोकल टूर, क्योंकि यहाँ का लोकल टूर ना किया तो फिर यात्रा में मजा नहीं है। और मैं मात्र 2 दिन में पूरा वाराणसी घूमने वाला था। शाम को 4-4:30 बजे के आसपास मैं लोकल टूर के लिए निकल पड़ा। अब लोकल टूर में मैं कहाँ कहाँ घूमा आइए बताता हूँ, और उसमें कितना खर्चा हुआ वो भी बताऊंगा। लिस्ट में नंबर 9 पर है 80 घाट की आरती। मैं सबसे पहले पहुंचा 80 घाट की आरती देखने के लिए। मेरे होटल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर 80 घाट था। ये टूर मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है 80 घाट और ये है नज़ारे 80 घाट की आरती। हालांकि कल मैंने नाव में बैठ के 80 घाट की आरती देखी थी, लेकिन मैं एग्जैक्ट घाट पर आने के बाद आरती को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे फिर दोबारा आरती में आने का प्लान किया। अभी मैं 80 घाट पे मौजूद हूँ और ये नज़ारे हैं 80 घाट की फेमस आरती के। सच बताऊं तो वाराणसी में 2 घाट ऐसे हैं जहां पर आरती का आयोजन किया जाता है। आरती तो लगभग सभी घाट पर होती है, लेकिन ये 2 घाट ऐसे हैं जहां की आरती विश्व प्रसिद्ध है। एक है 10 अश्वमेध घाट, दूसरा है 80 घाट। मैं अभी 80 घाट पर मौजूद हूँ। 80 घाट की आरती देखने के बाद मैं आगे बढ़ा। लिस्ट में नंबर 8 पर है श्री विश्वनाथ मंदिर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है और 80 घाट से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बहाने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी देख पाया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर से होते हुए मैं पहुंचा विश्वनाथ मंदिर। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन था और इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लिस्ट में नंबर 7 पर है तुलसी मानस मंदिर। विश्वनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर तुलसी मानस मंदिर है। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ये भी वाराणसी का, बनारस का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लिस्ट में नंबर 6 पर है संकट मोचन मंदिर। तुलसी मानस मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। मंगलवार का दिन था, आज जबरदस्त भीड़ थी, तो यहाँ आने में मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। लिस्ट में नंबर 5 पर है श्री दुर्गा माता मंदिर। संकट मोचन मंदिर से मात्र 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। मेन बाजार में है। ये नजारा श्री दुर्गा माता मंदिर का है। दुर्गा माता मंदिर के अंदर कैमरा, फोन चलाने की परमिशन नहीं है। बाहर से नजारे दिखा रहा हूँ। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही फूल प्रसाद की दुकानें हैं। बनारस में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ के लोकल लोग श्री दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ हमेशा बहुत भीड़ रहती है। आप भी यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 4 पर है मणि मंदिर। दुर्गा माता मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। मणि मंदिर मैं कहूँगा बनारस का एक बहुत यूनिक मंदिर है। मिस मत करिएगा इस मंदिर को। थोड़ा सा पैदल चल के मैं मंदिर तक पहुँचा। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ अनगिनत की संख्या में भगवान शिव की शिवलिंग मौजूद थी। नज़ारा देखने में बहुत अलग दिख रहा था और मेरा ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इस मंदिर को विजिट करना। यहाँ पर एक राम दरबार का अलग मंदिर था, गणेश जी का अलग मंदिर था, राधा कृष्ण का अलग मंदिर था और भगवान शिव की तो अनगिनत शिवलिंग यहाँ पर मौजूद थी। 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद। ये मंदिर भी बहुत शानदार था। आपको यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ के लोकल टूर को किया।
अब ये लोकल टूर कैसे किया और उसमें कितना खर्चा हुआ, आइए वो बताता हूँ। इस लोकल टूर को करने में मुझे मात्र 3 घंटे लगे। मैं 5 बजे के आसपास निकला और 8 बजे के आसपास मेरा ये पूरा टूर हो चुका था, जिसमें मैंने गंगा जी की आरती भी देख ली। अगर मैं इस टूर को कैब से करने वाला था तो 1000 से 1200 रुपये लगने वाले थे। अगर मैं ऑटो रिक्शा लेता तो उसमें 600 से 700 रुपये लगने वाले थे। लेकिन कैब से और ऑटो रिक्शा से समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और कुछ जगहों पर तो वो मुझे दूर ही उतार देते, वहाँ से मुझे पैदल पैदल आगे जाना पड़ता। मैंने लिया ये रिक्शा, 350 से 400 रुपये लगे। अब एग्जैक्ट बताऊं तो 350 रुपये लगे। 400 रुपये उसने मांगे और थोड़ा सा उसने कम भी कर दिया, तो 350 रुपये लगे और मैं सभी जगहों को घूमकर वापस आ गया। कहीं भी ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। समय भी कम लगा, पैदल भी नहीं चलना पड़ा और सभी जगहों पर दर्शन भी हो गए और सभी जगहों की यात्रा भी हो गई। तो इस तरह से मेरा लोकल टूर भी पूरा हुआ। इस तरह से आप चाहे तो 2 दिन में ही पूरा वाराणसी घूम सकते हैं। चाहे तो रात में लोकल टूर करने के बाद ट्रेन पकड़ के वापस घर आ सकते हैं। चाहे तो एक रात और रुक सकते हैं। रुकते हैं तो एक अलग आपको फायदा रहेगा, आप रिलैक्स होकर पूरा टूर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक 3 चीजें और बाकी रह गई हैं जिन्हें आपको घूमना है। वो कैसे होंगी, वो कौन सी है, चलिए वो बताता हूँ। लिस्ट में नंबर 3 पर है बनारस के बाजार। जितना भी टूर आपने किया, इन सभी टूर को करते करते आप वैसे ही बनारस के वाराणसी के मुख्य बाजारों को घूम ही लेंगे। उसी दौरान आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अलग से आपको बाजार में घूमने के लिए समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश ये करिएगा कि जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएं उस वक्त कोई खरीदारी मत करिएगा। जब आप मंदिर में दर्शन कर लें तो वापस आने के बाद आप कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है वाराणसी की रोपवे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय रोपवे चालू नहीं हुई थी। आने वाले समय में रोपवे चालू हो जाएगी। ये रोपवे है क्या और इस रोपवे का क्या फायदा होगा? वाराणसी की रोपवे शुरू होगी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और ये जाएगी गदौलिया चौक तक, यानी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक। इस रोपवे से फायदा ये होगा कि रोड के ट्रैफिक से लोग बच जाएंगे, सीधा रोपवे में बैठेंगे रेलवे स्टेशन से और पहुंचेंगे सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का फायदा ये भी होगा कि रोपवे में बैठकर आप बनारस के वाराणसी के सिटी के खूबसूरत नज़ारे भी देखते जाएंगे और डायरेक्ट पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। जल्दी ही ये रोपवे शुरू भी हो जाएगा। टिकट प्राइस कितना रहेगा वो जल्दी ही मालूम चल जाएगा। आप इसका भी आनंद, इसको भी एंजॉय कर सकते हैं जैसे ही ये स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट में नंबर 1 पर है बनारस की एडवेंचर एक्टिविटीज। जी हाँ, बनारस में वाराणसी में भी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। होती कहाँ है? वो होती हैं कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जेट स्की, पैरासेलिंग, मोटर पैराग्लाइडिंग, कैमल राइड, बम्पी राइड, स्पीड बोट और भी बहुत सी एक्टिविटीज कराई जाती है। आप चाहें तो एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी दिन में कराई जाती है, रात में नहीं होती है। अब बात करते हैं वाराणसी में फूड की। यहाँ के खान पान की बात करें तो यहाँ के खान पान में बहुत कुछ है। वाराणसी बहुत बड़ा शहर है, पूरे देश भर से यहाँ रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं, तो यहाँ पर खाना भी लगभग सभी तरह का मिल जाता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज, सभी तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। कुछ खास चीज है यहाँ की जो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। सर्दी में आप यहाँ पर मलाइयो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली मलाइयों का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड रहती है सर्दियों में यहाँ की मलाइयों की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर साउथ इंडियन बहुत ज्यादा बेचा जाता है। सांभर, डोसा, इडली बहुत ज्यादा बेचा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बनारस आओ और बनारसी पान न खाओ तो फिर बनारस आने का क्या फायदा। आप यहाँ के अलग अलग फ्लेवर वाले पान ट्राई कर सकते हैं जो तंबाकू फ्री होते हैं। सच बताऊं तो यहाँ आने के बाद ही मालूम चला कि पान तो कोलकाता से आता है और फेमस बनारस में हो गया। और यहाँ की साड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी जानकारी मिली कि बनारसी साड़ी खामोखा ही प्रसिद्ध हो गई। सिल्क तो बेंगलोर से आता है, लेकिन बनारस में बनारसी साड़ी के बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारे कारखाने हैं। आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाराणसी टूर का या बनारस टूर का बजट कितना रहता है, घूमने में कितना खर्चा होगा। देखिए, बनारस घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन तो होने ही चाहिए और मिनिमम 1 रात तो आपको रुकना ही पड़ेगा, चाहे तो 2 रात भी रुक सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो अगर आप ट्रेन से टूर को करते हैं तो ट्रेन के टिकट की बात करूं तो 450 रुपए से ट्रेन के टिकट की शुरुआत हो जाती है, जो 2700-2800 रुपए तक जाती है अकॉर्डिंग टू क्लास। स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC या 1st AC से आप ट्रेवल करते हैं। अगर आप 2 रात रुकते हैं तो पर डे 1000 का भी आपने रूम लिया तो 2000 रुपए आपके रूम में खर्च हो जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का होटल लिया है। 2 दिन के एवरेज खान पान की बात करें तो
1500 से लेके 2000 तक आप खर्च कर पाएंगे। लोकल घूमने में आपका लगभग 1000 से 1200 रुपये खर्च होगा। गंगा जी में बोटिंग करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आप पर्सनल बोट लेते हैं या फिर शेयरिंग में करते हैं, तो उसमें आपका खर्चा होने वाला है। कुल मिला के अगर आपको वाराणसी कम से कम खर्चे में घूमना है तो आराम से 7-8 हजार में 2 लोग घूम कर वापस जा सकते हैं। अगर टूर को और थोड़ा सा अच्छा करना है तो 10 से 12 हजार रुपये खर्च करिए और पूरा वाराणसी घूम के जाइए। 2 रातों का होटल में स्टे कीजिए और आराम से पूरा वाराणसी घूम सकते हैं। वैसे घूमने की और खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती है, टूर के दौरान आप कितना भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वाराणसी टूर की या बनारस की यात्रा की, महादेव की नगरी काशी यात्रा की ये संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।